दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। ये इस कहानी का 16वां एपिसोड है। और अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर अभी 11 ही चल रहा है। ये एपिसोड थोड़ा देरी से आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप सभी मेरी तरह ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। तो आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि नोनी और महादेव दोनों उस गहरे गड्ढे जैसी दिखने वाली बावड़ी से बाहर आ चुके हैं और अब वो अपने दोस्तों को भी अंदर ले जाने की तैयारी में हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या क्या हुआ। कीचड़ से लथपथ नोनी के मन में कोई भी घबराहट नहीं थी। उसके मन में एक आइडिया काम कर रहा था, जिसके बारे में नोनी ने महादेव को बताया। महादेव भैया, क्या आप मुझे बताओगे हमारे खेत यहाँ से कितनी दूरी पर होंगे? ज़्यादा दूर तो नहीं होंगे, लेकिन अब तुम और क्या करना चाहती हो बताती हूँ। आपको तो पता ही है, खेतों में दादाजी का एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर हमें बहुत सारे औजार मिल जाएंगे। उन्हीं औजारों की मदद से हम यहाँ पर आके खुदाई का काम कर सकते हैं। बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अच्छा, सबसे पहले तो अपने ये कीचड़ से भरे हुए कपड़े साफ कर लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पास ही में एक नाला है, उसी में से अपने कपड़े धो लो। उसके बाद फिर हम सभी मिलकर खेतों में चलते हैं, ठीक है? आओ, तुम भी आओ बच्चों, चलो चलें। चलो बच्चों, इस पानी से अपने कपड़े धो लो, जितना भी कीचड़ है उसे साफ कर लो। ठीक है महादेव भैया। कोई शरारत नहीं करेगा। चलो चलो, हो गया सभी बच्चे चलो चलो, अब बहुत हो गया। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के बाद नोनी में एक अलग सी एनर्जी आ गई थी। वो खुद ही लीडर बन गई और अपने दोस्तों के सामने भाषण देने लगी। सुनो दोस्तों, मैं जो कहने वाली हूँ तुम सब ध्यान से सुनो। हम जो आगे करने वाले हैं अभी हम किसी को नहीं बता सकते। हम सबको मिलकर काम करना होगा। यही एक मौका है कुछ कर दिखाने का। तुम सब मेरे साथ हो ना? सभी बच्चे चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इसी बीच नोनी फिर से बोली, हाँ शाबाश, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। बाकी बच्चे समझ चुके थे कि नोनी के पीछे चलने के अलावा और कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए वो चुपचाप नोनी के पीछे पीछे चलने लगे। आखिर बच्चे खेतों में पहुंच ही गए। उन्होंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा किया। ये दोपहर के लगभग 2 बजे हुए थे और नोनी के दादाजी अपने खेत के कामों में व्यस्त थे, इसीलिए किसी ने भी नोनी या उसके दोस्तों को खेतों में देखा ही नहीं। सभी दोस्त सारा सामान लेकर उसी गड्ढे पर दोबारा पहुंच गए जहां से वो खेतों में गए थे। काम शुरू करने से पहले महादेव ने अपनी सलाह दी। मेरी बात सुनो बच्चों, अगर हम सब लोग मिलके काम करें तो मुझे लगता है कि ये 3 घंटों में ख़त्म हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग इससे भी पहले ख़त्म कर दें। सभी दोस्त पूरे जोश के साथ सफाई के काम में जुट गए। सभी बच्चे देखना चाहते थे कि आखिर इस गहरे से गड्ढे में क्या मिलेगा। क्या वाकई यहाँ पे कोई पुराना मंदिर होगा, कोई बावड़ी या फिर कुछ भी। सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। देखते ही देखते अब इतना रास्ता बन चुका था कि सभी बच्चे अंदर दाखिल हो पाए। एक एक करके सभी बच्चे उसी गड्ढे के अंदर जा चुके थे। बच्चे पूरे जोश के साथ काम में जुटे हुए थे। थोड़ी सी और सफाई की तो उन्हें आधा जमीन में ढका हुआ एक और पिलर नजर आया। बच्चों को काम करते हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। थोड़ा अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। इसी बीच मेधा बोली, महादेव भैया, मुझे लगता है अब हमें घर वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन हम कीचड़ से भरे हुए कपड़े लेकर घर जाएंगे तो माँ कई सवाल पूछेगी और डांटेगी भी। इसी बीच नोनी बोली, अरे क्यों इतना डर रही हो? भूल गई मैंने अपने कपड़े कैसे धोए थे? बस उसी तरह हम सभी अपने अपने कपड़े दोबारा धो लेंगे और घर जाते जाते ये कपड़े सूख भी जाएंगे। नोनी बिल्कुल सही कह रही है बच्चों। चलो
सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, हम बाहर जाकर अपने अपने कपड़े साफ करते हैं और वापस घर जाने की तैयारी करते हैं। आओ बच्चों आओ। बच्चे दोबारा उसी नाले पर आ चुके थे और अपने कीचड़ से भरे हुए कपड़े दोबारा साफ कर रहे थे। कोई शरारत नहीं। हाँ हाँ ठीक है भैया, हो गया बस, अभी चलते हैं। अब हम सबको वापस चलना होगा। चलो बच्चों, बहुत हो चुका, चलो। बच्चे घर वापसी के लिए रवाना हो चुके थे। चलते चलते रास्ते में अमित कहने लगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम वहां फंस सकते थे, उस गड्ढे में कुछ भी हो सकता था। क्या पता हम कभी वापस ही नहीं आ पाते। मेधा ने भी अपनी बात रखी। तुम सही कह रहे हो अमित, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वहां कोई जहरीला सांप निकल आता तो वो हमें डस लेता, क्या करते। इस काम के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं। इतने बड़े काम को करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। अपने दोस्तों की ओर देखते हुए नोनी कहने लगी, मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हम सब ठीक हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम सब लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। आज हमने जो भी किया कोई भी अपने घर में किसी को नहीं बताएगा। हाँ, मेरी बात मानो, सबसे पहले मैं अपनी पूरी बात अज्जा को बताऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी बात जरूर मानेंगे और हमारे साथ मिलकर वापस उसी बावड़ी पर जाएंगे। नोनी को छोड़कर बाकी सारे बच्चे बुरी तरह से थके हुए थे। किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे चल रहे थे। आखिरकार सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। किसी के भी माता पिता ने कोई सवाल नहीं पूछा। नोनी ने भी सबसे पहले अपने घर जाकर कपड़े चेंज किए। फिर उसके बाद बरामदे में आ गई, जहां उसके दादाजी बैठकर आराम कर रहे थे। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। नोनी अपने दादा के पास गई और कहने लगी, अज्जा क्या आप ठीक हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस हमारी फसलों का थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। बहुत सारी सब्जियां बेकार हो गई। आम के वृक्षों पर आम भी खराब हो गए और बहुत सारे नारियल के झाड़ भी खराब हो गए। इस मौसम ने इस बार हमारा बहुत नुकसान किया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इतने आम तो बच ही जाएंगे कि हमारा पूरा गांव पूरा साल आम का अचार खा सकता है। तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ। अज्जा, फिर वो अज्जी के बगीचे का क्या हुआ। बड़ी हैरानी की बात है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। इतना मौसम खराब रहा लेकिन फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ा। नोनी पहले इधर उधर की बातें करती रही और फिर अपनी मेन बात पर आते हुए अपने दादा से कहने लगी, अज्जा दरअसल मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ज़रूरी बात? क्या कहना चाहते हो मेरे बच्चे? इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो मेरी बेटी, क्या बात है? मेरे पास बैठो, मुझे सब कुछ बताओ। नोनी ने डरते डरते पूरे दिन की एक एक बात अपने दादा को बताई। ये तुम क्या कह रही हो नोनी? नोनी थोड़ा घबरा रही थी कि उसकी बात सुनकर कहीं उसके दादाजी उसे डांटना न शुरू कर दे, लेकिन उसके दादाजी तो पूरी बात सुनने के बाद एकदम जोश से भर गए। अरे नोनी, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लगता है हमें पंचायत बुलानी होगी। अरे मैं अभी हनुमे गोड़ा को बुलाता हूँ। अरे शंकर मास्टर को भी बुलाना होगा। रुको जरा, मैं अभी आता हूँ। अज्जा ने जल्दबाजी में महादेव को आवाज दी। महादेव, मेरी बात सुनो। जी आया। अरे जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। अभी जाओ, हनुमे गोड़ा को बुला कर लाओ, और हाँ, वापसी में आते हुए शंकर मास्टर को भी साथ लेकर आना, समझ गए? जी जी, जल्दी जाओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो। इसी बीच मंदिर से अज्जी भी वापस लौट आई, लेकिन ये सीन देखकर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बताता हूँ, उसे जाने दो, महादेव को जाने दो, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अरे मेरी बात सुनो। अरे हमारी पोती ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो मैं कई सालों से ढूंढ रहा था।
किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ मेरी पोती ने, हाँ मेरी पोती ने, अरे वही बावड़ियाँ ढूंढ दी है। मुझे तो लगता है ये वही होगी, हाँ सचमुच ये वही होगी। इतना सुनने के बाद अज्जी भी खुशी से झूमने लगी। क्या सच? अरे मुझे तो पहले ही लगता था कि एक ना एक दिन ये हमें ज़रूर मिल जाएगी। शाबाश बेटी, नोनी तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगता है सचमुच सचमुच ये वही मंदिर होगा जिसके बारे में हम अपने बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं। इतनी देर में महादेव हनुमेगौड़ा और शंकर मास्टर को भी ले आया था। हनुमेगौड़ा कई सालों से इसी गांव में रह रहे हैं। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन फिर भी नौकरी करने के लिए शहर नहीं गए। हाँ, अपने ही गांव में रहकर यहीं पे कुछ करना चाहते थे। उन्होंने यहीं पर रहते हुए रंग बिरंगे सजावटी फूलों का काम शुरू किया और यहाँ पर तैयार करके उन्हें बेंगलोर भेजते थे। और हाँ, इतना ही नहीं, गांव के हर एक घर में टॉयलेट भी हनुमेगौड़ा के कारण ही बने हैं। और अज्जा भी हनुमेगौड़ा की बहुत इज्जत करते हैं। देखते ही देखते गांव के काफ़ी सारे लोग नोनी के घर जमा हो चुके थे। नोनी के दादाजी ने नोनी को पास बुलाया और कहने लगे, अच्छा नोनी, अब शुरू से सारी बात सबके सामने बताओ। आज तुमने जो जो भी देखा, जो जो भी हुआ, सब कुछ। नोनी ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात दोबारा से सुनाई और बाकी के सभी बच्चे भी वहीं मौजूद थे और अपनी अपने हिस्से की बात वो भी साथ में जोड़ते गए। पूरी बात सुनने के बाद शंकर मास्टर कहने लगे, देखिए मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चे कह रहे हैं इसके हिसाब से हमें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को बताना होगा। वही आकर देखेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन इतने बड़े काम को करने के लिए समय तो जाएगा। शंकर मास्टर की बात सुनने के बाद हनुमतगौड़ा कहने लगे, देखिए मुझे ऐसा लगता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के आने की बात तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हमारे ही इलाके में हुआ है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज तो बनता ही है। मैं तो सोचता हूँ जब तक वो नहीं आते हम लोगों को जाकर ये काम शुरू करना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ भी टूट फूट गया तो ये मान लीजिए कि इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे और इसके लिए हमें सज़ा भी मिल सकती है। पर एक बात और मेरे दिमाग में चल रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बात फैलते फैलते आसपास के गांव में फैल जाए और वहाँ के लोग ये सोचे कि इसमें कोई खजाना भी हो सकता है और यहाँ आकर वो कोई छेड़छाड़ कर दे तो। हमारे गांव में लगभग 400 घर हैं। इन 400 घरों में से हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस जगह की रक्षा कर सके। मैं तो कहता हूँ हम सब लोगों को मिलकर इस काम में खुशी खुशी हाथ बटाना चाहिए। अरे इस जगह से कोई खजाना निकले ना निकले, लेकिन ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि ये हमारे इलाके में मिला है। क्या कहते हो? और हाँ, अगर यहाँ पर कोई खजाना वगैरह मिल भी गया तो हम उसे सरकार को सौंप देंगे, क्योंकि इस समय के कानून के हिसाब से तो यही बनता है। शंकर मास्टर, मैं तो कहता हूँ जब तक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले लोग आ नहीं जाते तब तक ये पूरा का पूरा काम तुम ही संभालो। तब तक हम लोग उस जगह की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अज्जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच उन्होंने भी अपनी बात रखी। हनुमेगौड़ा जी, क्या आपको लगता है ये वाकई वही बावड़ी है? इन सब बच्चों की बातें सुनकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें अब तक किसी फैसले पर नहीं आना चाहिए जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता। हाँ, बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। अज्जा कहने लगे, हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है हमें ये काम अभी से शुरू करना चाहिए। हनुमेगौड़ा जी कहने लगे, अरे मेरी बात सुनिए, हम लोग कल से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन शंकर मास्टर, क्या आप आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करने का कोई जरिया ढूंढ सकते हो? अगर उनकी टीम बेंगलुरु से आने वाले होती तो मैं अपने बेटे को भी कह सकता था।
हाँ जी बाबा, मैं देखता हूँ। मैं अभी जाकर गूगल से चेक करता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक है शंकर बेटा, जाओ जाओ शंकर मास्टर, तुम अभी जाओ। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे शंकर मास्टर, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि वहाँ पर इंटरनेट सही नहीं चलता तो आप मेरे साथ तालुका चलना। अरे वहाँ पर तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है। हनुमे घोड़ा ने अपनी बात कही। अज्जा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे शेखर को कॉल लगा दी। हेलो 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 हेलो, जी पापा। हेलो बेटा, हेलो सुनो शेखर, क्या तुम आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी को जानते हो? आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट? ये आप क्या कह रहे हो पापा? आपको बोला उनके साथ क्या काम पड़ गया? अरे वो सब छोड़ो, फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट? कमाल करते हो, क्या तुम किसी को भी नहीं जानते? अरे रुकिए पापा, मैं एक मिनट, मुझे सोचने का मौका तो दीजिए। पहले आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर मामला क्या है, आखिर हुआ क्या है। नोनी के दादाजी ने अपने बेटे शेखर को पूरी बात सुनाई। कमाल है, कमाल है अप्पा। अरे आपने नोनी को वहां जाने कैसे दिया? अगर उसे चोट लग जाती? अरे कुछ भी हो सकता था अप्पा, आप क्या करते हो? अरे तुम कौन सी बेकार की बातों में पड़ गए? अरे तुम्हें तो अपने बच्चे पर गर्व होना चाहिए, उसने इतना बड़ा काम किया है। इसी बीच नोनी ने अपने दादाजी से फ़ोन लिया और अपने पापा से कहा, पापा वेरी सॉरी, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं वहाँ पर अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी थे। पापा गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो कभी भी मुझे अपनी समर क्लासेस में नहीं मिला। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है पापा। यहाँ पर मैंने पंछी, फूल, जानवर, पत्तियाँ, बहुत कुछ देखा है। पापा क्या आप अज्जा की मदद करेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने अज्जा की मदद की। हाँ वो तो ठीक है नोनी, लेकिन तुम कौन से स्टेप वेल की बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच अज्जी भी आ गई। उन्होंने नोनी से फ़ोन लिया और अपने बेटे से बात की। सुनो बेटा शेखर, तुम्हें यह सब कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, और वो सब कुछ इसलिए क्योंकि तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। तुम नहीं जानते बेटे तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो। हाँ, अगर कर सकते हो तो अपने बाबा की मदद करो। अगर किसी के साथ उन्हें मिलवा सकते हो तो प्लीज़ बेटे उनकी मदद करो। नोनी दोबारा अब फ़ोन पर अपने पापा से बात करने लगी। पापा आपको पता है ना, इसी महीने मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो पापा इसे मेरा बर्थडे गिफ्ट ही समझ लीजिए, प्लीज़ मुझे मना तो नहीं करेंगे? पापा मैं आपसे कभी भी महंगे महंगे खिलौने नहीं मांगूंगी, कभी नहीं कहूँगी कि मुझे ड्रेसेस लेकर दो, और ना ही कभी किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहूँगी। पापा मुझे सचमुच यहाँ पर बहुत कुछ मिला है, और हाँ अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए अज्जा की हेल्प कर दो। मुझे यकीन है आप किसी न किसी ऐसे आदमी को ज़रूर जानते होंगे जो अज्जा की मदद कर सके। पापा ये मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, प्लीज़ पापा मुझे मना मत करना, प्लीज़। अब नोनी के पापा भी पूरी तरह से इमोशनल हो चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाय बाय कहते हुए फ़ोन रख दिया। पूरे 1 घंटे के बाद नोनी के पापा ने फिर से कॉल किया। हेलो नोनी, कैसी हो तुम? अच्छा ऐसा है कि मुझे याद आया है कि एक अब्दुल रशीद करके एक आदमी है जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने सारी बात की है। वो तुम्हारे इस काम के लिए बहुत मदद करेंगे, और मुझे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा सुनो, ये एक नंबर नोट करो और इनसे बात करना, वो जो पूछेंगे उन्हें बता देना, ठीक है? अब खुश हो तुम? इतना कहते हुए नोनी के पापा ने हंसते हंसते फ़ोन रख दिया। दोस्तों फिलहाल बस इतना ही।
आगे की कहानी बहुत जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजते रहिए, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।